हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हीलिंग के बारे में और ये टॉपिक ना सिर्फ पैथोलॉजी के लिए बल्कि सर्जरी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हीलिंग इज़ बेसिकली बॉडीज रिस्पॉन्स टू इंजरी टू रिस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बाजू बनाई हुई है, बीच में मैंने कट लगाया हुआ है, भाई इसको इंजरी हुई इस बंदे को, ठीक है, बाजू में। और इसमें क्या हुआ कि ये नॉर्मल स्किन थी, अब ये कुछ ऐसी दिखने लग गई है। इसमें कट लग गया है, अंदर के टिश्यूज एक्सपोज हो गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है यहाँ से। अब बॉडी क्या करेगी, क्योंकि हमारे पास शुरू से मेडिसिन नहीं है। भगवान ने तो शुरू से जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उस हिसाब से हमारे शरीर को बनाया है। तो बॉडी क्या करती है, अपने आप को खुद ही हील करने लग जाती है। और अब ये क्या है, यहाँ पे कट लगा हुआ है। अब बॉडी यहाँ पे खुद हील करेगी इस चीज़ को। पहले यहाँ पे ब्लड स्टॉप होगा, प्लाज्मा बाहर निकलेगा, यहाँ से ब्लड स्टॉप होगा, यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बनेंगे, एक स्कार फॉर्मेशन भी हो सकता है। इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हीलिंग बेसिकली दो टाइप में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज रीजनरेशन एंड नेक्स्ट इज रिपेयर। रीजनरेशन में क्या होगा कि रीजनरेट मतलब दोबारा से जनरेट करना। जो हमने टिश्यूज लॉस किए यहाँ पे, उन चीज़ों की प्रोलिफरेशन होगी, उन चीज़ों का नंबर इंक्रीज होगा। और रिपेयर में उसके बाद जब यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगी चीज़ें, उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है उनका प्रोलिफरेशन होगा और स्कार फॉर्मेशन वगैरह होगी। तो रीजनरेशन से शुरू करते हैं। रीजनरेशन में मैं पेरेन्काइमल सेल्स की बात की थी। तो हर एक सेल का अपना साइकिल होता है, कुछ ज़्यादा लंबे जीते हैं, कुछ कम जीते हैं। तो उस सेल साइकिल को हम यहाँ पढ़ेंगे। सेल साइकिल में सबसे पहला आता है एम फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। माइटोसिस होगी, माइटोसिस में आपको पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सब होते हैं। और उसके बाद माइटोसिस खत्म होने के बाद ये जो नेक्स्ट फेज आएगा दैट इज G1 गैप 1 फेज। उसके बाद गैप 1 में एंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट फेज है सिंथेसिस। यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगी इस वाले फेज में। और उसके बाद डीएनए सिंथेसिस के बाद ये गैप 2 में जाएगा और उसके बाद ये साइकिल रिपीट होगा। इसमें एक G0 फेज है। क्या होगा, G0 फेज में जो है रेस्टिंग स्टेज में चले जाएंगे आपके जो सेल्स हैं। तो बेसिकली इसके टाइप्स दिए गए पेरेन्काइमल सेल्स के डिपेंडिंग अपॉन कैपेबिलिटी टू डिवाइड। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज लेबाइल, स्टेबल एंड परमानेंट सेल्स। अब यहाँ पे समझ आएगा आपको। लेबाइल सेल में यहाँ देख रहे हैं आपकी ये साइकिल रिपीट कर रहा है। G0 के बारे में बताया था, मतलब रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज में क्या होता है कि ये स्लीपिंग स्टेज में चले जाएंगे ये वाले सेल्स, और जब ज़रूरत होगी उसके बाद ही अपना साइकिल और कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनमें आते हैं स्टेबल सेल्स, ठीक है। और नेक्स्ट इज परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इन सब के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जो लाइफ टाइम भर डिवाइड करते रहेंगे वो है एलिमेंट्री ट्रैक्ट के, यूरिनरी ट्रैक्ट के, वजाइना सर्विक्स के सेल्स। जो ज़िंदगी में एडोलेसेंट स्टेज के बाद नहीं करते हैं डिवाइड और कभी उनको आगे ज़रूरत पड़े तभी करेंगे, दैट इज़ लीवर, पैनक्रियाज एंड किडनी, थायराइड सेल्स। और जो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही डिवाइड करेंगे, बर्थ के बाद वो डिवाइड नहीं करते हैं, दैट इज़ न्यूरॉन, स्केलेटल सेल एंड कार्डिक सेल्स। रीजनरेशन के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं, अब रिपेयर की बात करते हैं। रीजनरेशन में क्या हुआ, जो सेल्स डिस्ट्रॉय हुए थे उनको दोबारा रीजनरेट किया गया। अब रिपेयर में क्या होगा, जो इंजर्ड टिश्यू है उनको रिप्लेस किया जाएगा फाइब्रस टिश्यूज़ के द्वारा, ठीक है। और इसमें 2 फेजेस है रिपेयर, टिश्यू रिपेयर में। सबसे पहला है ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें हम 3 फेजेस के बारे में समझेंगे। उससे पहले हम ग्रैनुलेशन का मतलब समझते हैं। ग्रैनुलेशन वर्ड निकला है ग्रैन्युलर और पिंक अपीयरेंस इसका मतलब है, ठीक है। और हर एक ग्रैन्यूल का काम क्या है कि वो नई वेसल बनाएगा, नई ब्लड वेसल बनाएगा। सबसे पहला फेज है फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब भी हमें कहीं चोट लगती है, आप ये चोट देख सकते हैं यहाँ पे, इन्फ्लेमेशन के 5 साइंस होते हैं। र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर। र्यूबर मीन्स रेडनेस, ट्यूमर मीन्स यहाँ पे स्वेलिंग होगी,
कैलर मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर होगा, हीट होगी, और डॉलर मीन्स यहाँ पे पेन होगा। नेक्स्ट इज फंक्शनलेस, यहाँ पे फंक्शन लूज कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये सारे साइंस दिखेंगे सबसे पहले फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। टुडेज क्वेश्चन इज दिस, जो 5 कार्डिनल साइंस है इन्फ्लेमेशन के, रिवर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर, वो किसने दिए थे? लिवेनहॉक, सेल्सियस, वर्चो एंड बोथ BNC। आप इसमें से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मोनोसाइट्स वगैरह भी आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। प्लाज्मा एक्सुडेट भी यहाँ पे होगा, प्लाज्मा एक्सुडेट। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कहीं चोट लगती है तो वहाँ पे जो स्किन हील होने के बाद वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लग जाता है, तो उसको प्लाज्मा एक्सुडेट बोलते हैं। ये विद इन 24 आवर्स होगा ये सब कुछ। नेक्स्ट इज फेज ऑफ क्लियरेंस। अब वहाँ पे जो भी गंदगी है उन चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, और उसके लिए हमें कुछ एंजाइम्स लगेंगे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ऑटोलिटिक एंजाइम्स एंड फेगोसाइटिक एक्टिविटी वहाँ पे होगी। प्रोटीलिटिक एंजाइम्स आपके सिक्रेट करेंगे न्यूट्रोफिल्स, ऑटो मीन्स जो डेड टिश्यू है वहाँ पे वो, और फेगोसाइट आपको पता है मैक्रोफेजेस करते हैं। और नेक्स्ट इज फेज ऑफ इनग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, या इसको हम बोलेंगे एंजियोजेनेसिस, मतलब न्यू वेसल फॉर्मेशन। जहाँ पे आपको चोट लगी है वहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स की इंजरी हुई है, उनके मार्जिन में एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी, मतलब उनका नंबर इंक्रीज होगा। और एंडोथेलियल सेल्स जो है जब नंबर इंक्रीज होगा तो ऐसे कुछ दिखेंगे, मतलब सॉलिड बड्स दिखेंगे वहाँ पे, पर थोड़े टाइम बाद वहाँ पे बीच में ल्यूमेन बन जाता है और उस ल्यूमेन में से खून पास होना शुरू हो जाता है, तो ये वेसल्स बन जाती है। इसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस या न्यू वेस्कुलराइजेशन। सबसे पहली बात तो ये थोड़ा लीकी होता है क्योंकि इमीडिएटली बना है, इमरजेंसी केस में बना है, और इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो ग्रेनुलेशन एरिया है वहाँ पे क्या होगा, इडिमेटस अपीयरेंस होगी, मतलब जब लीकी होगा, खून बाहर की तरफ जाएगा तो इडीमा यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे स्वेलिंग दिखेगी आपको इस एरिया में जहाँ पे चोट लगी है। इसमें कुछ फैक्टर्स है जो हेल्प करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर हो गया, सरफेस इंटीग्रिन्स हो गए, ये कुछ फैक्टर्स है जो इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, न्यू वेस्कुलराइजेशन में हेल्प करते हैं। अलग से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। रिपेयर में नेक्स्ट पॉइंट है फिब्रिनोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, फिब्रोब्लास्ट की फॉर्मेशन होगी। ये जो है ये फिब्रियोजेनेसिस 6 डे में होता है, और इसमें जब ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, आपका जो एरिया है वो थोड़ा सा हील हो जाएगा, उसमें क्या होगा कि ये फिब्रोब्लास्ट का नंबर कम हो जाएगा और कोलेजन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और जो न्यू वेसल्स पीछे बनी थी, जो लीकी भी थी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, और इन सब चीज़ों को, इस प्रोसेस को बोलते हैं सी कैटराइजेशन। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सी कैटराइजेशन, तो इसमें आपने लिखना है कि इसमें फिब्रोब्लास्ट का नंबर कम हो जाएगा, कोलेजन और न्यू वेसल्स, कोलेजन का बढ़ जाएगा, न्यू वेसल्स का भी नंबर जो है कम हो जाएगा। और सी कैटराइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव लुकिंग स्कार, बिकॉज रिपेयर में हमारा जो मेन मुद्दा था वो था स्कार फॉर्मेशन, तो ऐसे स्कार फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। स्कार फॉर्मेशन का थोड़ा यहाँ समझो आप लोग। जब चोट लगी वहाँ पे सबसे पहले रीजनरेशन हुई, फिर रिपेयर में कुछ ग्रेनुलेशन टिश्यूज आए, इन्फ्लेमेशन वगैरह सब हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे आएंगे, और उसकी वजह से जब ऐसे कोलेजन फाइबर्स आएंगे तो उसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन होगा, मतलब वहाँ पे थोड़ा निशान रह जाएगा कि यहाँ पे चोट लगी थी, क्योंकि वो कोलेजन फाइबर्स क्या कर रहे हैं, दोनों एंड्स को जोड़ रहे हैं आपस में, तो ऐसे स्कार फॉर्मेशन होगी, जिसको सी कैटराइजेशन भी बोलते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, नेक्स्ट टाइम हम हीलिंग ऑफ स्किन वुंड और हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।